सक्सेस मिलता है वो मिलता है एस्ट्रो वास्तु के कॉम्बिनेशन से। जब तक व्यक्ति का टाइम पीरियड एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली में अच्छा चल रहा है तब तक वास्तु उसको कुछ तकलीफ या कुछ परेशानी नहीं कर सकता है। क्या मैं एस्ट्रोलॉजी वास्तु इन सब का कॉम्बिनेशन करके मेरा भाग्य चेंज नहीं कर सकता? कर्म भुगतना है, कर्म को बदली नहीं किया जा सकता और जो भाग्य के साथ में चलता है वो ही अपनी मंजिल पे पहुंचता है। जहाँ एक तरफ लोग मोबाइल ऐप के जरिए ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर से जुड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ काल सर्पदोष, पितृदोष, मांगलिक दोष के नाम पर बहुत लोगों को डराकर महंगी पूजा और विधियां करवाई जा रही है। क्या बिना किसी तोड़फोड़ के जरिए वास्तु ठीक हो सकती है? क्या बिना कोई महंगा रत्न पहने, भारी काम या भारी पूजा किए बिना ग्रहों को शांत किया जा सकता है? एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, इन सब के पीछे क्या लॉजिकल साइंस छुपा हुआ है? इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ में इंडिया के बेस्ट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट श्रेष्ठ शाह मौजूद है। ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट है। नरेंद्र मोदी जी, सचिन तेंदुलकर या फिर अमिताभ बच्चन, ये सब व्यक्तियों ने जिस दिन जन्म लिया, क्या उस दिन सिर्फ वही एक बच्चे ने जन्म लिया था? क्योंकि खाली बर्थ डेट से रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे आपका बर्थ टाइम जो आप बता रहे हो वो एक्यूरेट है कि नहीं वो हम पता लगा सकते। मेरी प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी 99% रहेगी। सर, वेलकम टू डिकोड विद गणेश। थैंक यू। आज अपना जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है अपने सारे व्यूअर्स लास्ट तक डेफिनेटली देखेंगे। मुझे सबसे पहले सर आपसे समझना है, एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र, इसमें कुछ दोनों में कंबाइन चीजें हैं, इसमें क्या संबंध क्या है दोनों में? ओके, तो मैं पहले शुरुआत करता हूँ एस्ट्रोलॉजी से, फिर एस्ट्रोलॉजी क्या है वो समझाऊंगा, वास्तु क्या है वो समझाऊंगा और फिर दोनों को क्लब करके क्या हो सकता है वो आपको। बिल्कुल। गूगल मैप यूज करते हो आप? बिल्कुल। किस चीज के लिए यूज करते हो? डायरेक्शन देखने के लिए। डायरेक्शन देखने के लिए। घर से आप निकल रहे हो उसके पहले देखते हो या कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद देखते हो? घर से निकलते हो देखते हैं, निकलने से पहले आप देखते हो। अच्छा, वो देखने से क्या फायदा होता है? मुझे समझ में आता है कि मुझे कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ पे ट्रैफिक है, कौन सा रास्ता अवॉइड कर सकता हूँ, कौन से रास्ता मुझे लेना चाहिए और कितना जल्दी पहुंच पाऊंगा, ये सारी चीजों का अंदाजा आता है। बराबर। एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली वही है। ओके। जब हम घर से निकलते हैं और कोई एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, जैसे वो एक जर्नी है, उसी तरीके से हमारी लाइफ भी एक जर्नी है। हमारा जन्म हुआ, डेथ होगा, वो तो फिक्स है, अभी उसमें आप कुछ मैं कुछ कर नहीं सकते। बट वो जन्म से लेकर एंड तक जब हम पहुंचते हैं तो वो कैसे पहुंचेंगे, कहां से पहुंचेंगे, किस तरीके से मुझे जाना चाहिए तो मैं कंफर्टेबली पहुंच सकता हूं, ये सारी चीजें जो दिखाने का काम करता है वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आपको समय दिखाता है। गूगल मैप में आप समय देखते हो ना, मैं इतने बजे निकल रहा हूँ तो आने वाला समय कैसा है, भले वो 15-20 मिनट का हो या आधे घंटे का, 1 घंटे का, जितनी आपकी जर्नी है। करेक्ट। तो उसी तरीके से हमारी जीवन की जर्नी कितनी है, 15 साल की, 20 साल की, 50 साल की, 80 साल की, वो सारी जर्नी कैसी रहेगी वो दिखाने का काम करता है एस्ट्रोलॉजी। तो वो एक शास्त्र है। अब वास्तु की बात करते हैं। वास्तु क्या है? मुझे कोई ना कोई घर में तो रहना ही है, बिल्कुल, कोई ना कोई ऑफिस में या फैक्ट्री में या मेरा जो भी काम है उसके हिसाब से मुझे काम तो करना ही है। करेक्ट। अब वास्तु को समझाने के लिए मैं पहले आपको एक बात बताऊंगा कि आप क्रिकेट देखते हो? हाँ। आईपीएल देखते हो? देखते हैं। फेवरेट है आपका? हाँ। राइट। तो क्रिकेट में एक प्लेयर, एक बैट्समैन, उसके पास बहुत अच्छी स्किल है, उसके पास बहुत अच्छे शॉट्स है, वो बहुत अच्छा खेल सकता है। आपको लगता है कि उसको पिच का सपोर्ट मिले तो वो और अच्छे से खेल सकता है? बिल्कुल। अच्छा, आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत बार अच्छे से अच्छा बैट्समैन अगर पिच का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो एक्सपेक्टेड रन नहीं बना पाता है, रन बनाने में तकलीफ होती है, 1 रन 2 रन ले लेकर के उसको इनिंग बिल्ड करनी पड़ती है। करेक्ट। और पिच का सपोर्ट नहीं है, अनइवन बाउंस है तो आउट भी हो जाता है। ये कुछ ऐसे भी बैट्समैन होते हैं जो एक पर्टिकुलर पिच के ऊपर बहुत अच्छा खेलते हैं, वो उनको सूट करता है, वो पिच उनको सूट करता है। राइट, बिल्कुल। तो वो तो हो गए कि भाई जो पर्टिकुलर पिच जिसको सूट होती है, लेकिन कुछ बैट्समैन जो लेजेंड है उनको भी पिच का सपोर्ट मिलना जरूरी है। बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी स्किल अच्छी होती है तो कोई भी पिच के ऊपर खेल लेते हैं। करेक्ट। इसका मतलब इन शॉर्ट ये हुआ कि पिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बैट्समैन टू स्कोर द रन्स। उसी तरीके से बॉलर को भी जब पिच का सपोर्ट मिलता है तो वो अच्छी से बॉलिंग करके विकेट ले सकता है। राइट। अब जो पिच है वो क्या है मालूम है? पिच जो है ना वो एक भूमि है, वो जमीन है ना, पिच क्या है? जमीन है। बराबर। तो जैसे क्रिकेटर को
पिच का सपोर्ट मिले तो वो बैटिंग में या बॉलिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। उसी तरीके से हमारा घर या हमारी ऑफिस या हमारी फैक्ट्री जो है वो हमारी पिच है। अगर हमें अच्छी पिच मिली तो हम हमारा कार्य अच्छे से कर पाएंगे। मेरे पास स्किल बहुत अच्छी है लेकिन मुझे मेरी पिच यानी मेरी ऑफिस सपोर्ट नहीं कर रही है, मुझे मेरा घर सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे मेरी फैक्ट्री सपोर्ट नहीं कर रही है, तो कितनी भी स्किल मेरे पास होने दो, मैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं निकाल पाऊंगा, मैं एक्सपेक्टेड रन्स नहीं बना पाऊंगा। अगर वो पिच मेरे सपोर्ट में है, मेरे फेवर में है, तो अगर मैं बैट्समैन हूं तो अच्छे रन बना पाऊंगा, बॉलर हूं तो विकेट ले पाऊंगा। तो उसी तरीके से मैं मेरे बिजनेस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, मुझे करियर में ग्रोथ अच्छा मिलेगा, सब कुछ मेरा अच्छा होगा। अगर वो पिच यानी कि ऑफिस, घर या फैक्ट्री मेरी फेवरेबल है तो वो रिजल्ट मैं हासिल कर सकता हूँ। ओके, तो आपको समझ में आ गया एस्ट्रोलॉजी क्या काम करती है, वास्तु। अब बात करते हैं दोनों को क्लब करने की, जिसको बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु। कुछ लोग खाली एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, ओनली एस्ट्रोलॉजर्स हैं। कुछ लोग सिर्फ वास्तु जानते हैं, जो खाली वास्तु कंसल्टेंट है। लेकिन गणेश जी, मैं आपको बताऊं कि जीवन में जो रिजल्ट मिलता है ना, खाली एस्ट्रोलॉजी से नहीं मिलता है, अच्छा, खाली वास्तु से भी नहीं मिलता है। जो रिजल्ट मिलता है जीवन में, जो सक्सेस मिलता है, वो मिलता है एस्ट्रो वास्तु के कॉम्बिनेशन से। अब मैं वो आपको समझाता हूँ कैसे। आपने सुना होगा शायद कि बहुत लोगों को ऐसी मतलब बहुत ये चीज मार्केट में बहुत चल रही है कि साउथ का फ्लैट नहीं लेना चाहिए, हाँ, साउथ के एंट्रेंस वाला फ्लैट नहीं लेना चाहिए। लेकिन साथ में एक फैक्ट ये भी है कि बहुत लोगों को साउथ का फ्लैट ही फलता है। तो ऐसा कैसे होता है? तो ये कैसे हुआ? अब देखो, इसको मैं यहां पर काम करता है एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रोलॉजी में एक प्लैनेट है मंगल, जिसके घर का एंट्रेंस साउथ का है। तो वास्तु की जो 16 दिशाएं है, मतलब मेन तो 8 दिशा है, उसके 16 जोन में डिवाइड किए हैं। तो जो 8 दिशाएं है उसमें से साउथ की जो दिशा है उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मंगल है। अब जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी है, यानी मंगल कुंडली के अच्छे घरों में बैठा है, यानी कि 2nd हाउस पैसे का है, 10th हाउस कर्म का है, कैरियर का है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल की अच्छी पोजीशन है, ये तो मैंने एक तरीका बताया सिर्फ, मंगल की अगर अच्छी पोजीशन है, वैसे व्यक्ति को साउथ का घर बहुत फलता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि साउथ में जाने के बाद हर कोई तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और दूसरा, जब तक व्यक्ति की दशा, जब तक व्यक्ति का टाइम पीरियड एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली में अच्छा चल रहा है, तब तक वास्तु उसको कुछ तकलीफ या कुछ परेशानी नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब साउथ का फ्लैट हमेशा खराब है ऐसा नहीं है। अगर मंगल कुंडली में अच्छा है तो वो घर फलेगा। तो ये एक हो गया एस्ट्रो एंड वास्तु का कॉम्बिनेशन। उसी तरीके से कभी आप फंक्शन में गए हो फैमिली के साथ? बिल्कुल, लोग भी फंक्शन में जाते हैं फैमिली के साथ। एक ही फंक्शन में गए, हस्बैंड, वाइफ, बच्चा और माता पिता, 5 लोग गए। कभी ऐसा होता है कि वहां पर खाना खाने के बाद में दूसरे दिन किसी 1 या 2 व्यक्ति को घर में फूड पॉइजन हो गया, हेल्थ बिगड़ गई, लेकिन बाकी सब लोग अच्छे रहते हैं। होता है। जबकि एक फंक्शन में खाना तो सभी ने एक साथ में खाया है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि दूसरे दिन किसी की हेल्थ बिगड़ती है, बाकी सब लोग कंफर्टेबल है? ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है बताइए, आप सोचिए ऐसा क्यों होता है? शायद उसका कुछ खाने में उसका पहले कुछ और खाया होगा, या फिर मेडिकली कुछ उसको दिक्कत होगी, ऐसा भी हो सकता है। उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। परफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी अलग अलग हो सकती है, जिसकी वजह से बॉडी का रिएक्शन अलग अलग हो सकता है, भले सेम चीज खाई है। तो बस एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर हम एक घर के अंदर रहते हैं, कोई 5 मेंबर, 6 मेंबर या 3 मेंबर भी रहते हैं, तो वो घर हमेशा सबको बेनिफिट करेगा, सबको नुकसान करेगा, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति की खुद की जो कुंडली है, खुद का टाइम पीरियड है, उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गया एस्ट्रो वास्तु। तो इन शॉर्ट, जीवन में जो रिजल्ट मिलता है वो एस्ट्रो वास्तु को कंबाइन करने से। बट इसमें मुझे एक क्वेश्चन है सर जी, कि घर में तो 5-6 लोग रहते हैं, परफेक्ट, लेकिन हम हर व्यक्ति के हिसाब से घर तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, परफेक्ट। तो कौन से व्यक्ति के हिसाब से घर का वास्तु हमको देखना चाहिए? जो घर का ब्रेड विनर है, जो घर के अंदर मेन पर्सन है, जिसकी इनकम से घर चलता है, उसका सबसे पहले देखेंगे। ओके, बाद में प्रायोरिटी। जैसे मदर फादर है, सीनियर सिटीजन है, मदर हाउसवाइफ है, फादर रिटायर्ड है, तो उनका कुछ खास देखने की जरूरत नहीं है।
बट एक घर ऐसा है जिसमें फादर भी है, बच्चा भी है, दोनों अर्निंग है, दोनों का अपना अपना करियर है, अपने अपनी जगह पे दोनों काम कर रहे हैं, तो वहां पर दोनों का देखना जरूरी है। तो उसको नेचुरली कंबाइन करके कुंडली के साथ में मैच करके फिर वो देख सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देंगे जिसकी मेन इनकम है घर में, क्योंकि अल्टीमेटली द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया बिल्कुल, रुपया के सिवा तो कुछ चलने वाला है नहीं संसार में। तो प्रायोरिटी उसको हम देते हैं जो मेन अर्निंग पर्सन है घर का, उसके ऊपर हम देते। अभी सेकंड पॉइंट के ऊपर हम आते हैं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, इसका कैसे ताल्लुक है? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले तो मैं बात करता हूँ न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी मैक्सिमम केस में न्यूमरोलॉजी क्या करती है, न्यूमरोलॉजी सिर्फ और सिर्फ आपकी बर्थ डेट के ऊपर आधारित है, बस बर्थ डेट के ऊपर, ओनली बर्थ डेट। न्यूमरोलॉजी को आपकी दूसरी कोई डिटेल से लेना देना नहीं है। ओके, ओनली बर्थ डेट से उसको लेना देना है। हाँ, बर्थ डेट को एनालिसिस करने के अलग अलग तरीके निकाले हैं न्यूमरोलॉजी में, लेकिन वो बर्थ डेट के सिवा और कोई चीज के ऊपर फोकस नहीं करता है। अब सिर्फ अगर मैं बर्थ डेट की बात करूं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट विश्व में इतने बड़े क्रिकेटर है हो गए, मतलब बिल्कुल, अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड। अब नरेंद्र मोदी जी, सचिन तेंदुलकर या फिर अमिताभ बच्चन, ये सब व्यक्तियों ने जिस दिन जन्म लिया, क्या उस दिन सिर्फ वही एक बच्चे ने जन्म लिया था? नहीं, उसके साथ में सैकड़ों बच्चों ने जन्म लिया होगा, हजारों बच्चों ने जन्म लिया होगा। उस टाइम पे भी अलग अलग लोगों ने लिया, उस डेट के ऊपर उतने सारे बच्चों ने जन्म लिया होगा, उस समय के ऊपर भी लिया होगा, और वो प्लेस के ऊपर भी मान लो आजू बाजू में 3-4 बच्चों का जन्म हुआ होगा। ये चीज तो आप मानते हो। अब जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी को पकड़ के चल रहा है, आप मुझे बताओ वो कितने एक्यूरेसी पे पहुंचेगा? अब मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया कि जो रिजल्ट मिलता है या जो फर्क पड़ता है वो खाली बर्थ डेट से नहीं पड़ता है, प्लेस ऑफ बर्थ भी इतना इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ बर्थ भी इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए खाली न्यूमरोलॉजी के बेस के ऊपर अगर मैं प्रेडिक्शन करता हूँ या मैं खाली न्यूमरोलॉजिस्ट को बताता हूँ और उसके हिसाब से मैं प्लान करता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं फेल हो जाऊंगा। क्योंकि खाली बर्थ डेट से रिजल्ट नहीं मिलता। तो न्यूमरोलॉजी के साथ में फिर आपको एस्ट्रोलॉजी जोड़ना ही पड़ता है। एक और आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। न्यूमरोलॉजी में एक होता है ड्राइवर नंबर, एक होता है कंडक्टर नंबर। मतलब कुछ लोग उसको बोलते हैं मूलांक नंबर, कुछ लोग उसको बोलते हैं भाग्यांक नंबर। अब मूलांक नंबर मतलब क्या हो गया, मेरी जो भी बर्थ डेट है उसके जो दिन का टोटल है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की बर्थ डेट है 15 तारीख, तो 5 और 6 को टोटल करो तो 6 नंबर उसका मूलांक हो गया। और कंप्लीट बर्थ डेट का टोटल करो, जिसमें डे, मंथ एंड ईयर टोटल करो, और उसका टोटल आ गया फॉर एग्जांपल 9, तो वो हो गया उनका भाग्यांक नंबर। अब 6 नंबर आ गया शुक्र का, मूलांक नंबर, मूलांक में 9 नंबर आया, वो हो गया मंगल का। अब न्यूमरोलॉजी मैक्सिमम क्या काम करती है, बस मूलांक और भाग्यांक को पकड़ के सारी चीजों का एनालिसिस करती है। लेकिन कोई व्यक्ति की कुंडली में वो शुक्र जो है वो खराब स्थानों में बैठा है। आमतौर पे कुंडली का 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर नेगेटिव घर कहा गया है आमतौर पे। उसको भी हमेशा वो खराब नहीं है, उसका भी एक अलग लॉजिक है, अलग साइंस है, बट मैं नॉर्मल अभी बात कर रहा हूँ। अब वो व्यक्ति सब कुछ कर रहा है शुक्र के हिसाब से, लेकिन उसका शुक्र तो अष्टम में बैठा है, तो कहां से रिजल्ट मिलेगा? वो फेल हो जाएगा, न्यूमरोलॉजी काम नहीं करेगा। सेम चीज मंगल के लिए। और दूसरा एक एग्जांपल, किसी लोगों का मूलांक और भाग्यांक सेम होता है। अच्छा, मतलब 6-6 आ गया, 6-6 आ गया, 7-7 आ गया, मूलांक भाग्यांक सेम। अब मूलांक और भाग्यांक मान लो किसी का 4 नंबर आ गया, 4 नंबर होता है राहु का। अब वो व्यक्ति की कुंडली में राहु बैठा है नेगेटिव स्थान में, वो व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बैठा है पॉजिटिव में, राहु बैठा है नेगेटिव में, और व्यक्ति राहु के पीछे पड़ा है। राहु को बैलेंस करो, राहु को बैलेंस करो, राहु के हिसाब से सब कुछ करो, सब कुछ करो, और राहु अष्टम स्थान में बैठा है और उस टाइम पे राहु की दशा चल रही है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, कुछ भी कर लो वो आपको काम में नहीं आएगा। मेरे पास अच्छे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, जो बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं, उनके पास कंसल्टेशन किए हुए क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं। नाम मैं अभी नहीं लूंगा यहाँ पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेना अच्छी बात नहीं है, बट अच्छे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, क्योंकि वो खाली न्यूमरोलॉजी को पकड़ के ही बताते रहते हैं। रिजल्ट नहीं मिलता है तब लोग मेरे पास आए हैं, खाली न्यूमरोलॉजी के बेस पे रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट कब मिलेगा? एस्ट्रो एंड वास्तु को कंबाइन करने से। कंबाइन कैसे होगा?
दोनों का मूलांक और भाग्यांक मान लो सेम है तो मैं कुंडली में देखूंगा। जैसे समझो 3 नंबर मूलांक भी है भाग्यांक भी है तो मैं कुंडली में देखूंगा 3 नंबर जुपिटर का है, भाई ये व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर क्या काम कर रहा है, राइट, और जुपिटर की दशा चल रही है नहीं चल रही है, जुपिटर किसके नक्षत्र में है, ये सारी चीजों को देख के मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मूलांक भाग्यांक भले 3 नंबर है बट उसके लिए फेवरेबल है कि नहीं। राइट। और जब शुक्र और मंगल जैसे मूलांक भाग्यांक अलग है तो दोनों में से कौन सा ज्यादा ये व्यक्ति के लिए फेवरेबल है। कभी कभी दोनों फेवरेबल नहीं होते हैं तो कोई तीसरा प्लैनेट ही फेवरेबल होता है, तो फिर हम वो नंबर के साथ में मतलब वो प्लैनेट का जो नंबर जैसे मर्क्यूरी वो कुंडली में फेवरेबल है, मर्क्यूरी का नंबर है 5, तो वहां पे मैं 6 नंबर और 9 नंबर को कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं वो व्यक्ति को 5 नंबर के साथ में अलाइनिंग करवाऊंगा, राइट, तब उसको रिजल्ट मिलेगा। इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमोलॉजी। ये मैंने एक पहलू बताया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया है मुझे लगता है कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा जिसने इतना प्रैक्टिकली इसके ऊपर स्टडी किया होगा। अभी मुझे एक और चीज के बारे में थोड़ा सा और कुतूहल हो रहा है। आपने एस्ट्रोलॉजी बताया, न्यूमरोलॉजी बताया, आपने वास्तु बताया, क्रिस्टल्स भी होते हैं, राइट? तो क्रिस्टल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं इन सब चीजों में और क्रिस्टल का स्थान कहाँ पे है? क्रिस्टल की अपनी एक पावर है, बट खाली कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल पहन लेने से या खाली पर्टिकुलर कोई क्रिस्टल घर में रख देने से मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मुझे ये मिल जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, क्रिस्टल की अपनी एक लिमिटेशन है, उसका एक पावर भी है, बट एस्ट्रोलॉजी को इग्नोर कर दिया, वास्तु को इग्नोर कर दिया, न्यूमरोलॉजी का जो प्लस पॉइंट है उसको भी मैंने इग्नोर कर दिया और मैं खाली क्रिस्टल के पीछे पड़ा हूं, तो वो बहुत गलत तरीका है। ऐसे क्रिस्टल काम नहीं करते। दूसरा, आप क्रिस्टल पहनते भी हो तो आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा क्रिस्टल फेवरेबल है वो देखना चाहिए, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मतलब ये सारी चीजें जो हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, सॉरी टू आपको स्टॉप किया मैंने, कि सब इंटरलिंक्ड है। यस, एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, या फिर क्रिस्टल्स हो गए, ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है और सबको साथ में हम स्टडी करेंगे और फिर अगर हम कुछ सोल्यूशन देंगे या फिर कुछ किसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। रिजल्ट अच्छे आएंगे, ज्यादा आएंगे, जल्दी आएंगे और गारंटेड आएंगे। गारंटेड आएंगे, आप बोल रहे? गारंटेड आएंगे। मैंने इसमें से कोई भी चीज को इग्नोर कर दिया, मैं खुला बोलता हूँ, क्रिस्टल को इग्नोर कर दो चलेगा। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि क्रिस्टल के पीछे पड़ो। और ये सब जो रील्स आती है ना आजकल, आप देख रहे हो अपने सोशल मीडिया पे, कुछ लोग खाली क्रिस्टल बेचने के चक्कर में पड़े हैं। मनी का क्रिस्टल, लक का क्रिस्टल, भाग्यांक का क्रिस्टल ने, उसका क्रिस्टल, इसका क्रिस्टल, कुछ नहीं है। क्रिस्टल को इग्नोर कर दोगे चलेगा, जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एस्ट्रोलॉजी को इग्नोर किया 100% फर्क पड़ेगा, वास्तु को इग्नोर किया फर्क पड़ेगा, न्यूमरोलॉजी को इग्नोर किया फर्क पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी के भी अपने अपने प्लस पॉइंट और उनके भी अपने अपने लिमिटेशन है। जैसे मुझे ये जानना है कि मेरी शादी कब होगी, बिल्कुल, तो वो वास्तु से प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी ही चाहिए। राइट। देखिए कैसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है, भगवत गीता में लिखा है, बराबर है। अब कुछ लोग खाली रेमेडीज के पीछे, उपायों के पीछे पड़े रहते हैं, कुछ हमारी पब्लिक भी ऐसी है, उपायों के पीछे पड़ी रहती है, और कुछ एस्ट्रोलॉजर या जो खाली न्यूमरोलॉजी जानते हैं वो भी उसके पीछे पड़े रहते हैं, उल्ट पटांग, अकड़म बगड़म तिकड़म जैसे सब रेमेडीज देते रहते हैं। अब वो लोग ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कृष्ण भगवान से भी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने उपायों से जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी दिला सकते हैं, जो आपको 5 साल या 3 साल के बाद मिलने वाला है वो भी उपाय करके आज के आज दिलवा सकते हैं। ये जो सब सारे क्लेम कर रहे हैं, टोटली गलत क्लेम है, झूठे है, बेवकूफ बनाने का धंधा है, सब बकवास है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी से हम अपना भाग्य चेंज नहीं कर सकते हैं? अगर हम कॉम्बिनेशन किया तो मान लो मेरे भाग्य में कुछ चीज लिखी हुई है, मान लो मेरे भाग्य में अच्छा पैसा नहीं है, अच्छा करियर नहीं है, या फिर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, क्या मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सब का कॉम्बिनेशन करके मेरा भाग्य चेंज नहीं कर सकता? मेरी अपनी सोच ये है कि मैं भाग्य चेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं भाग्य के साथ में चल जरूर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 15 साल काम किया है। जब मैं इंश्योरेंस फील्ड में नहीं था तो उसके पहले मैंने शेयर बाजार में काम किया, उसके पहले मैंने स्टील मार्केट में काम किया, रेडीमेड गारमेंट में काम किया, होलसेल का काम किया, रिटेल का काम किया, लेकिन हर एक बिजनेस में मुझे फेलियर मिला। धंधा चालू किया, नहीं चला, बंद कर दिया, चालू किया, नहीं चला, बंद कर दिया। इतना ये सारी चीजों में हुआ, लेकिन मुझे मेरा रियल सक्सेस की जो जीवन की शुरुआत हुई वो कहां से हुई? इंश्योरेंस फील्ड से हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे भाग्य में क्या लिखा था, मेरी कुंडली क्या कर रही थी, सपोर्ट किसको कर रही थी,
इंश्योरेंस को सपोर्ट कर रही थी। इंश्योरेंस कहाँ पे आता है कुंडली में? इंश्योरेंस जो है वो अष्टम स्थान में आता है। अच्छा। कुंडली का जो 8वां भाव है उसके थ्रू मुझे अगर कैरियर देखना हो तो उसमें से एक है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में कैसे आगे क्या हुआ वो तो अगर हमारी बात हुई तो बताऊंगा मैं आपको, बट इंश्योरेंस में मुझे सक्सेस मिला। अभी फिलहाल जो मेरा 9 साल से जो है वो एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में है। अब जो एस्ट्रोलॉजी का फील्ड है वो भी अष्टम स्थान में से ही आता है। अच्छा, तो वो भी 8 में ही है? तो वो भी 8 में ही है। अच्छा, तो मेरी कुंडली क्या कह रही मालूम है? इन शॉर्ट कि अगर मैंने 8वें घर से जुड़ा हुआ कोई भी काम किया, अब 8वें घर में इंश्योरेंस है, एस्ट्रोलॉजी है, उसी तरीके से 8वें घर में रिसर्च है, उसी तरीके से 8वें घर में ऑडिट का काम है, जासूसी का काम है, सीआईडी, सीबीआई, क्राइम, ये सारी चीजें 8वें स्थान में आती है। अगर मैंने इससे जुड़ा हुआ कोई भी काम किया तो मेरा सक्सेस निश्चित है, और अगर मैंने इससे बाहर जाके कोई भी काम किया तो मेरा फेलियर निश्चित है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं भाग्य को बदल नहीं सकता हूं। मैंने कोशिश कर ली ना, शेयर बाजार में काम किया, स्टील में काम किया, रेडीमेड में काम किया, बदल सका? नहीं बदल सका, लेकिन भाग्य के साथ में चल सका। जैसे ही मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कदम रखा, ऑटोमेटिकली मेरा कैरियर सेट होते गया। उसके पहले इतनी स्ट्रगल की है कि बात जाने दो। तो हुआ क्या, भाग्य को बदली नहीं कर पाया, लेकिन भाग्य के साथ में चल सका। तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी से भाग्य बदला नहीं जा सकता है, लेकिन भाग्य के साथ में चला जरूर जा सकता है। और जो भाग्य के साथ में चलता है वो ही अपनी मंजिल पे पहुंचता है। ये बदलने के चक्कर में जो है ना, आप मुझे एक बात बताओ, आप कौवे को पोपट बना सकते हो? नहीं बना सकते। पोपट को कौवा बना सकते हो? बिल्कुल। कौवे के कुछ अच्छे प्लस पॉइंट है, पोपट के भी अच्छे पॉइंट है, तो उसके जो अच्छे पॉइंट है उसको लेकर उससे जो भी काम निकालना है वो आप निकालो ना। क्यों बदलने के पीछे पड़े हो? बदलने में टाइम ज्यादा लगता है, जो है उसके साथ में चलने में कम टाइम लगता है। बराबर, समझ में आया? बराबर। तो बस ये चीज है, साथ में चलना सीखो, बदलने के चक्कर में मत पड़ो। करेक्ट। बदली होता ही नहीं है। अगर ऐसा बदली होता तो भगवान राम भी अपना भाग्य बदली करके क्यों वनवास गए? वो हमारे भगवान, मैं जैन धर्म से बिलोंग करता हूँ, वैसे तो हम सब हिंदू है, मैं, लेकिन मेरा रिलीजन जो है वो जैन है। भगवान महावीर, उन्होंने भी इतने उपसर्ग सहे, यानी उतने कष्ट उन्होंने सहे, तो क्यों सहे? अगर बदली ही किया जा सकता तो बदली कर लेते, लेकिन क्यों नहीं किया, या क्यों नहीं हो सका उनको भी? वो एक ही मैसेज दिया है उन्होंने, कर्म भुगतना है, कर्म को बदली नहीं किया जा सकता। कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपको भुगतने के बाद ही आपका पीछा छोड़ेंगे, कुछ कर्म ऐसे हैं जो आप अच्छे उपाय मतलब कैसे? वो इधर जाके विधि करवा लो, त्र्यंबकेश्वर में जाके पूजा करवा लो, ये करवा लो, पंडित जी से करवा लो, वैसे नहीं। मैं खुद स्पिरिचुअलिटी कुछ करके कुछ बेनिफिट उसमें ले सकता हूँ, बाकी तो मैं उसके साथ में ही चल सकता हूँ। बदली करने वाली कोई सिस्टम नहीं है। ओके। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे भी बताते हैं ना कि आपको ये रेमेडी करना है, वो रेमेडी करना है, घर में ये बदलाव करना है, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, ये सब चीजें भी बताते हैं। तो इनसे फर्क होता है? ये सच में काम करता है? मतलब कैसा है कि अगर मैं घर में तोड़फोड़ की जो आपने बात की वो वास्तु से कनेक्टेड है, हाँ। तो वास्तु में जरूरी नहीं है कि तोड़फोड़ करके ही रिजल्ट मिलता है। वास्तु में तोड़फोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तु के जो 16 के 16 जोन है ना, उसमें चीजें डिफाइन की हुई है। अच्छा। कि आपके घर की ये चीज ये जोन में होनी चाहिए, ये चीज ये जोन में होनी चाहिए। अगर वो चीज वो जोन के अंदर नहीं है, जैसे कि कुछ आप मुझे एग्जांपल बता सकते हो, कौन से जोन में क्या होना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तिजोरी की बात करूं, हाँ। तिजोरी पैसा, तो तिजोरी के लिए स्थान कौन सा है? वेस्ट, साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट। और अगर वेस्ट साउथ वेस्ट या वेस्ट नहीं है तो साउथ वेस्ट। ये 3 जोन ऐसे हैं जहां पर आपको घर की तिजोरी रखनी है, नॉर्थ दिशा को फेसिंग में रहे उस तरीके से आपको रखनी है। अगर वहां पर आपके घर में वेस्ट साउथ वेस्ट अवेलेबल नहीं है, वेस्ट अवेलेबल नहीं है, या फिर आपके घर में साउथ वेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी कुछ रेमेडीज करके, अभी रेमेडीज के साथ तोड़फोड़ नहीं करनी, उससे कनेक्टेड कुछ पिरामिड, उससे कनेक्टेड कुछ यंत्र वहां पर आप रख के उसकी एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, बैलेंसिंग कर सकते हो, बट तोड़फोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमेशा, और मेरे जो भी चीज मैं गाइड करता हूं, जहां से भी मैंने वास्तु सीखा है, उन्होंने पहले से इसी चीज के ऊपर फोकस किया है कि तोड़फोड़ मत करो। आप जो भी करते हो उसको पहले अलाइन कर दो, प्रॉपर अपने घर में रखवा दो, और जो नहीं रख सकते हो उसको बैलेंसिंग कर लो। लेकिन उसका एक तरीका है बिना तोड़फोड़ का, वो हम सजेस्ट करते हैं और उसको उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है क्लाइंट। तो तोड़फोड़ करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं। ओके। एक और चीज मुझे सर आपसे समझनी है, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, एप्लीकेशन वेबसाइट का जमाना है। रिसेंटली कुछ बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स आए हैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में, जो कॉल के ऊपर
बहुत ज्यादा चार्ज भी करते हैं और बहुत सारी चीजें बताते भी हैं, लेकिन बहुत लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि वहां पर उनको रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। जनरली वो टारगेट करते हैं जेनजीज को, रिलेशनशिप के ऊपर टारगेट करते हैं, पैसे के ऊपर वो टारगेट करते हैं लोगों को, लेकिन वहां पर बहुत कस्टमर्स का कंप्लेंट ये है कि रिजल्ट नहीं आते हैं, और फिर एक खराब एक्सपीरियंस की वजह से उनका एस्ट्रोलॉजी की तरफ देखना, वास्तु की तरफ देखने का मतलब भरोसा उठ जाता है उन लोगों का। आप क्या कहोगे इन सब चीजों को? देखिए, आपने जो ऑनलाइन कंसल्टेशन की बात की, या फिर कुछ एप्स भी है जो आप डेट डालो, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालो, प्लेस ऑफ बर्थ डालो, टाइम ऑफ बर्थ डालो, और वो आपको आउटपुट निकाल के दे देगा, और वो ऐड भी वैसे ही करते हैं कि आप कुछ मत डालिए, बस आपका डेट ऑफ बर्थ डालिए, नाम डालिए, आपका पूरा हम बता देंगे कि क्या। कुछ लोग तो इतने बेवकूफ बनाते हैं, वो ऐप का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग तो ये दावा करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ बर्थ डेट के ऊपर से हम आपका सारा चीज बता सकते हैं। बिल्कुल गलत है वो चीज। हाँ, वो देखा हो, क्योंकि बहुत मार्केटिंग करते हैं, ये मार्केटिंग का तरीका बहुत मार्केटिंग करता है, बट वो फैक्ट नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि डेट ऑफ बर्थ की तो कुछ लिमिटेशन है, तो वो गलत है, पहली बात। अच्छा, कहाँ से प्रिडिक्शन होगा? एक्यूरेट प्रिडिक्शन व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ से एक्यूरेट प्रिडिक्शन किया जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस तीन में से, वो है टाइम ऑफ बर्थ। टाइम मैक्सिमम लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ तो पता होती है। करेक्ट। जैसे मैं आपको कहूं कि 95% लोगों को वो दोनों चीजें पता है, लेकिन 95% लोगों को अपना एक्यूरेट बर्थ टाइम पता ही नहीं है। राइट। अब जो ऐप के ऊपर कंसल्टेशन करते हैं, ऐप के ऊपर जो आउटपुट देते हैं, या ऑन कॉल कंसल्टेशन करते हैं, वो आपके पास से, और वो भी उन्होंने डेट प्लेस टाइम की डिटेल ली, तो वो लोग क्या करेंगे? आपने जो टाइम बताया जन्म का, वही टाइम ले लेंगे। बिल्कुल। क्या कोई ऐसी मेहनत करता है या कोई ऐसा फाइंड आउट करता है कि आपने जो टाइम बताया है वो टाइम सही है कि नहीं? वो कैसे चेक कर सकते हैं? वो तो मतलब वो कैसे समझ में आ सकता है कि अपना टाइम सही है कि नहीं? हमको कई बार खुद को पता नहीं होता है। पहले जमाने में नहीं होता था टाइम एक्चुअल, हम देखते थे, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो होता है। आप आपकी बात कर रहे हो, मैं मेरी बात करूं। मैं जब तक एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में नहीं आया था और अच्छा खासा मैंने एस्ट्रोलॉजी में डिटेल में स्टडी नहीं किया, तब तक मुझे भी मेरा टाइम पता नहीं था, एक्यूरेट टाइम। मेरी मम्मी ने जो मेरा बर्थ टाइम कहा था, वही बर्थ टाइम लेकर, वही कुंडली लेकर मैं पूरे गांव में घूमते रहता था इधर उधर, क्योंकि मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। और वो स्ट्रगलिंग फेस में, देखो, एस्ट्रोलॉजर के पास या वास्तु कंसल्टेंट के पास या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास लोग स्ट्रगलिंग फेस में ही जाते हैं। जिसका अच्छा चलता है वो तो आता नहीं जाता, बराबर। तो मेरा भी स्ट्रगलिंग फेस चल रहा था उस जमाने में, उस टाइम पे। तो मैंने भी बहुत एस्ट्रोलॉजर के पास गया है, वास्तु कंसल्टेशन के पास वास्तु करवाया, वो सब। तो मैं भी मेरा गलत बर्थ टाइम लेकर ही घूम रहा था। मैंने जितने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया ना, कोई भी एस्ट्रोलॉजर ने मेरा बर्थ टाइम सही है कि नहीं वो ढूंढने की मेहनत ही नहीं की, वो ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। वो कैसे ढूंढ सकते हैं? लेकिन आपके डेट ऑफ बर्थ तो अब अगर आपके पेरेंट्स को पता नहीं है तो किसी को पता नहीं होगी। डेट ऑफ बर्थ नहीं, टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होगी, बराबर है। मैक्सिमम लोग क्या है, पापा ने, मम्मी ने, दादा ने जो टाइम दिया वही टाइम सच मान के चलते रहते, बराबर। बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे आपका बर्थ टाइम जो आप बता रहे हो वो एक्यूरेट है कि नहीं, वो हम पता लगा सकते हैं। बट बहुत कम एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर काम करते हैं, बहुत कम एस्ट्रोलॉजर को ये टेक्निक पता है, और बहुत कम एस्ट्रोलॉजर इसको अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं? आप करते हो? जी, डेफिनेटली मैं करता हूँ। अब कैसे करता हूँ, आपने 3 बार पूछ लिया, तो अभी उसका आंसर देना पड़ेगा मुझे। आपको पहले एक काम कीजिए, अब ये ताला है, हाँ, और ये चाबी है। बिल्कुल, ये आपके सामने ताला थोड़ा सा हम कैमरे में भी दिखा देते हैं। हाँ, ये ताला है, यस, और ये चाबियां है। हाँ, ऐसी अलग अलग 4 चाबियां हैं। हाँ, ये 4 चाबी, ये दूसरी चाबी है, ये तीसरी चाबी है, और दिस वन इज 4th। 4 चाबियां है, बराबर। हाँ। अब आपको ये चारों चाबियां दिखने में कैसी दिख रही है? चाबियां तो सेम ही है, एक ही सरी की दिख रही है, बस किचन आपने अलग अलग लगा रखे हैं। हाँ, वो तो किचन अलग लगा है इसके लिए, बाकी चाबी तो एक ही सरी की है, बराबर है। चाबी में तो कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, मतलब देखने के लिए तो सब एक ही सरी का है। अब आपको क्या लगता है कि ये ताला मुझे अगर खोलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक एक चाबी लेकर के लगा करके देखना पड़ेगा कि वो ताला खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, बराबर। अब आप एक एक चाबी लगाकर खोलिए, चेक कीजिए इसको। नहीं खुला? अच्छा, 1 मिनट रुकिए, अभी ये नहीं खुला, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इसी से ही खोल के दिखाओ, तो क्या हाल होगा? नहीं खुल पाएगा।
नहीं, लेकिन अगर फिर भी इसकी चाबी ही नहीं है ये तो नहीं खुलेगा ना। हाँ नहीं, लेकिन मेरा फिर भी आपने यही efforts- चाबी से ट्राई किया तो क्या होगा? मैं एफर्ट्स मेरे डालूंगा तो वेस्ट हो जाएंगे वो एफर्ट्स, हाँ, या फिर और- चाबी टूट जाएगी बहुत ज्यादा exactly, एफर्ट्स चाबी डालूंगा टूट तो। जाएगी, बराबर है, हाँ, परफेक्ट है। हाँ। इसका मतलब अगर एक्यूरेट चाबी डाली तो ताला आसानी से खुलेगा, बिल्कुल। और एक्यूरेट मतलब उसकी जो परफेक्ट चाबी है वो नहीं डाली तो स्ट्रगल होगी। खोलिए तो दूसरी चाबी लेकर के देखता हूँ जी। खुल गया, खुल गया आसानी से। खुल गया, आसानी से खुल गया। अच्छा, राइट साइड पे घुमाया तो खुल गया। हाँ। बंद करोगे, लेफ्ट साइड पे घुमाओगे, बंद हो जाएगा बंद हो ताला। गया। तो समझ में आया आपको? बिल्कुल। इसी तरीके से हमारी जो कुंडली है, अब ये डेमो मैंने आपको क्यों दिया, हमारी जो कुंडली भी है ना वो एक ताला है, और उसका जो बर्थ टाइम है वो उसकी चाबी है। जैसे मैंने कहा प्लेस एंड टाइम को सबको पता होता है, उसका मैक्सिमम केस में प्रॉब्लम नहीं आता। जो प्रॉब्लम आता है वो टाइम में ही आता है। अगर वो टाइम आपने एक्यूरेटली नहीं डाला है, आपने एक्यूरेट टाइम पता नहीं लगाया है, तो वो कुंडली गलत बनेगी, और गलत कुंडली से किया हुआ प्रेडिक्शन गलत होगा। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, जो आपका क्वेश्चन है। जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मुझे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ बताता है। अब मैं वो चीजों से एक कुंडली बनाता हूँ उनकी क्लाइंट, और वो कुंडली में से मैं उनको अलग अलग क्वेश्चन पूछता हूँ। और क्वेश्चन पूछने से पहले मैं उनकी लाइफ में जो पास्ट में इवेंट हुए हैं, जो इंसिडेंट हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझो कोई मैरिड व्यक्ति है, भाई शादी कब हुई वो डेट दे दो, बच्चे हैं तो बच्चों का जन्म कब हुआ वो डेट दे दो, आपने पढ़ाई कहाँ पर की, इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया वो मुझे बताओ, आउट ऑफ इंडिया कब गए थे वो बताओ, कभी कोई सर्जरी एक्सीडेंट हुआ था तो कौन सा हुआ था, बीमारी हुई थी तो कौन सी हुई थी। अच्छा, ये सारी चीजों को लेकर, इवेंट के साथ में एग्जैक्टली डेट को लेकर मैं कुंडली में वो सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई करता हूं, जिसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। कि अगर आपने मान लो 5 बजे का टाइम दिया है और आपकी डेट एंड प्लेस के हिसाब से, तो क्या जो वो कुंडली बन रही है उसके अंदर आप जो इवेंट मुझे बता रहे हो वो इवेंट उस दिन पे होने के योग दिख रहे हैं, मैच हो रहा है कि नहीं, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो मैच हो रहा है तो आपका टाइम परफेक्ट है। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो आपके बर्थ टाइम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसको रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। तो रेक्टिफिकेशन कैसे हो पाएगा? हाँ, फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे आपने कहा कि फॉर एग्जांपल 4 अप्रैल 1990 को शादी हुई थी, ठीक है, बट कुंडली में तो ये योग दिख रहा है कि 4 अप्रैल की टाइम पे जो दशा अंतरदशा चल रही थी वो शादी को नहीं दिखा रहा है। लेकिन दशा अंतरदशा कौन सा दिखा रहा है, जो आपके कुंडली में 4 तारीख को मैच करे, मैं कुंडली उस तरीके से चेंज करते जाऊंगा। अच्छा, क्योंकि देखो आपके लाइफ में जो इवेंट हुआ है वो तो फिक्स है ना, फिक्स्ड है, वो तो पता है मुझे, उसको आपको पता है, उसको हम जुटला नहीं सकते। करेक्ट है। हाँ, गलत क्या हो सकता है, कुंडली ही गलत हो सकती है। हाँ। क्योंकि जब तक एक्यूरेट टाइम नहीं मिला है, मुझे वो डेट तो मेरे पास जो है उसी दिन पे हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, वो कुंडली को उस तरीके से मैच करूंगा कि 4 नवंबर आपने जो भी डेट बताई उस दिन शादी का योग बने, तो एक चीज मैच हो गई। अब जिस दिन शादी का योग बना उसके साथ में बाकी की जो कुंडलियां है, गणेश जी एक और बात बताता हूँ, ये बात मैं कंटिन्यू करता हूँ। 99% एस्ट्रोलॉजर है ना, सिर्फ और सिर्फ लग्न कुंडली के आधारित प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन आपको पता है लग्न कुंडली के सिवा भी हमारी टोटल और 15 कुंडली है, यानी टोटल 16 कुंडलियां है, जिसको बोलते हैं षोडश वर्ग। और वो 16 की 16 जो कुंडलियां है ना, कोई कुंडली हमें वाइफ के बारे में यानी स्पाउस के बारे में डिटेल में बताती है, तो कोई कुंडली हमारे कर्म के बारे में, मुझे कौन सा काम करना चाहिए उसके बारे में डिटेल में बताती है, कोई कुंडली वेल्थ के बारे में बताती है, कोई कुंडली हेल्थ के बारे में, कोई कुंडली बच्चों के बारे में, कोई कुंडली व्हीकल के बारे में, कोई कुंडली प्रॉपर्टी के बारे में, ऐसे अलग अलग हमारी कुंडलियां हैं। लेकिन ये तो पता ही नहीं, मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ। हाँ, तो आपके जैसे बहुत लोग बस एक ही कुंडली होता है। यस, वो मैक्सिमम लोग सिर्फ और सिर्फ लोग मतलब मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर 99% एस्ट्रोलॉजर, और ये जो आपने बात की ऐप वाले और ये सब फोन वाले, सब लग्न कुंडली के आधारित प्रेडिक्शन करते हैं, और इसीलिए उसकी एक्यूरेसी जो है वो 50-60% भी नहीं आती है। और मैं ये मेरे क्लाइंट को मेरी वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है, मैं उनको बताता हूं कि मेरे प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी 99% रहेगी, 1% जो है वो ईश्वर के हाथ में रहेगा हमेशा। और मैं क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, तो मेरी भी जो लिमिटेशंस है, तो उसके हिसाब से, बट जो मेरा एस्ट्रोलॉजी का स्टडी है और जो मेरा ये कैलकुलेशन का पद्धति है, 99% एक्यूरेसी पे मैं पहुंचाता हूं। अब मैं जो क्या करता हूं, बर्थ टाइम में रेक्टिफाई करता हूं। अब जिस दिन शादी का कुंडली मैच किया, उस टाइम पे जो हमारी 16 की 16 कुंडलियां बनी, वो 16 की 16 कुंडलियां, आप बच्चों के इवेंट, फादर मदर के इवेंट मैच हो रहे हैं क्या?
अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा, अगर वो मैच हो रहा है तो मैं आपको सवाल पूछूंगा, आपके फादर का नेचर ऐसा ऐसा है, आपके मदर का नेचर ऐसा ऐसा है। देखो, मैं तो आपके फादर मदर को मिला नहीं हूँ, आपसे मुझे पैसे दिए, मैंने कंसल्टेशन किया, मैं तो उनको मिला ही नहीं हूँ, तो मुझे आपकी वाइफ का नेचर नहीं पता, बच्चों का नहीं पता, मदर फादर का नहीं पता। अच्छा, फिर मैं आपको पूछूंगा, आपके बिल्डिंग में, आपके सोसाइटी में आप जहाँ पे रहते हो, स्विमिंग पूल है? अब मुझे तो पता ही नहीं है ना आप कौन से बिल्डिंग में रहो, लेकिन मैं पूछूंगा स्विमिंग पूल है, आपने हाँ बोला, तो मतलब मेरी वो कुंडली रेक्टिफाई हो गई कि हाँ, घर वाली कुंडली बराबर है। मदर फादर का नेचर आपने बोला, हाँ भाई फादर का नेचर शॉर्ट टेम्पर है, मदर का नेचर इमोशनल है, तो वो कुंडली टिक हो गई। और नहीं है तो फिर फर्दर रेक्टिफाई करो। गणेश जी, आज इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी जब मुझे बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना होता है, कम से कम मैं बोलता हूँ, अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया, जब शुरू के दिन थे तो 2.5-3 घंटे लगते थे, लेकिन आज भी मुझे वो बर्थ टाइम रेक्टिफाई करने में कम से कम आधा घंटा लगता है। सवाल पूछने में, क्लाइंट का रिप्लाई जानने में, रेक्टिफाई करने में। अब आप सोचो, जो लोग ऐप से प्रेडिक्शन देते हैं या जो ऑन कॉल करते हैं, वो तो आधे घंटे में तो कंसल्टेशन खत्म कर देते हैं। जब तो मेरा आधा घंटा तो आपका सही बर्थ टाइम है कि नहीं वो वेरीफाई करने में जाता है। करेक्ट। अभी का आधा घंटा, और कभी कभी कोई कुंडली ऐसी भी आती है जिसमें 4-4, 5-5 घंटे भी निकल जाते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन कुंडली। अब आप सोचो, क्या वो लोग कंसल्टेशन करते होंगे? दो चीजें, एक तो वो रेक्टिफाई नहीं करते बर्थ टाइम, और दूसरा सिर्फ लग्न कुंडली के आधारित प्रेडिक्शन। सारा प्रेडिक्शन चेंज हो जाता है, टोटल चेंज हो जाता है, टोटल चेंज। और इसीलिए मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है, मैक्सिमम प्रेडिक्शन गलत होते हैं, और इसीलिए फिर लोगों का भरोसा उठ जाता है। उसमें क्या होता है, जो सही है, जेन्युइन है, जिसको जेन्युइन जरूरत है, और जो अच्छे इंसान है, वो भी बेचारे अलग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा तकलीफ है। बिल्कुल। मुझे एक सवाल आपसे पूछना है कि आप अभी 8-9-10 सालों से आप एस्ट्रोलॉजी में हो, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी मुझे थोड़ा सा ये समझना है कि अभी आपके पास में जो क्लाइंट्स आते हैं, उनकी मेजर प्रॉब्लम्स आजकल क्या होती है, कौन सी चीजों को लेकर के आपके पास में आते हैं, और आप उनको कैसे हल देते हो? देखो, मैक्सिमम लोगों की जो क्वेश्चंस होते हैं या मैक्सिमम लोगों की जो प्रॉब्लम है ना, वो पैसों की है। पैसा, हाँ, यस। पैसे का दिक्कत होगा तभी एस्ट्रोलॉजर के पास, पैसे का दिक्कत होगा तो ही एस्ट्रोलॉजर याद आएगा, तो ही वास्तु कंसल्टेंट या न्यूमरोलॉजिस्ट याद आएगा, उसके पहले तो याद आएगा। तो मेरे पास, इनफैक्ट मेरे पास नहीं, मैक्सिमम जो ये फील्ड से जुड़े हैं उनके पास कंसल्टेशन लेने के लिए जो कोई भी आता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो पैसे को लेकर आता है। सेकंड नंबर में करियर को लेकर आता है, और पैसा और करियर कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी है, तो ये दो चीजों को लेकर आता है। थर्ड, आज के जमाने में अभी पिछले काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ, प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बढ़ गए। भाई, मैं अपना खुद का घर कब ले पाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग लोन के ऊपर रहते हैं, ईएमआई पे रहते हैं, रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो उनका ये होता है भाई कर्जा कब खत्म होगा और खुद का घर कब ले पाऊंगा। तो ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन। चौथे नंबर पे ये आता है, विदेश जा पाऊंगा कि नहीं, फॉरेन सेटलमेंट कब होगा। ये 4 क्वेश्चन जो है ना मेन है। 5वें नंबर पे रिलेशनशिप, शादी होगी नहीं होगी, होगी तो कब होगी। जबकि मैंने एस्ट्रोलॉजी के करियर की शुरुआत की, और वो टाइम पे शुरू के 4-5 साल में पैसा तो वो टाइम पे भी इतना ही था, बट सेकंड नंबर पे आता था मैरिज का, रिलेशनशिप का। बट आप यकीन नहीं मानोगे, पिछले 2.5-3 साल से 4 साल से मैच मेकिंग का या खुद की शादी कब होगी, ये क्वेश्चन बहुत कम हो गए। पर्टिकुलरली अगर मैं मेरी बात करूं तो बहुत कम हो गए क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का दिलचस्पी जो है, इंटरेस्ट जो है, आजकल की जो लड़कियां भी है, यंग लड़कियां जो शादी के लायक है, उनको भी करियर में इंटरेस्ट ज्यादा है। करियर होगा पहले, वो होना चाहिए, बाद में हस्बैंड और वो सब देखा जाएगा। करेक्ट है। तो मैच मेकिंग का और रिलेशनशिप का क्वेश्चन अभी 5वें लेवल पे, 5वें नंबर पे आता है बस। और अगर एक लास्ट अगर कोई हो तो हेल्थ, लेकिन हेल्थ मेरी कैसी रहेगी या हेल्थ प्रॉब्लम से कब बाहर आऊंगा, उसके लिए पैसा खर्च करना, एस्ट्रोलॉजर को दिखाना, अभी भी लोगों का वो मेंटालिटी नहीं है। डॉक्टर के पास जाता है, हाँ, डॉक्टर के, और वो जाना भी चाहिए। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, वो जाना भी चाहिए। उसमें कब क्वेश्चन आता है कि भाई 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जा रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है, तो फिर लगता है कि नहीं, वास्तु में कुछ गड़बड़ है, या घर के सभी मेंबर्स की हेल्थ खराब है, तो लगता है कि भाई वास्तु में कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो वास्तु कंसल्टेशन के लिए आते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए आते हैं। तो हेल्थ सबसे लास्ट, पहला पैसा, करियर, उसके बाद में प्रॉपर्टी, उसके बाद में फॉरेन सेटलमेंट और रिलेशनशिप। ओके, आपने कहा कि आप 99% एक्यूरेसी के साथ में आप काम कर रहे हो, और आपके जो प्रेडिक्शंस है, आप जो बता रहे हो, वो 99% एक्यूरेट होता है। आप मुझे कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हो, आपका कोई क्लाइंट है जिसके साथ में आप काम कर रहे हो और उसका रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ऐसा कोई एग्जांपल? जी, एग्जाम्पल तो बहुत है, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो आगे वाला क्वेश्चन था ना, उसका सेकंड पार्ट जो हमारा रह गया, हाँ, कि मैं कंसल्टेशन कैसे करता हूँ फिर ये सारी चीजों का। तो मैं क्या करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के कुछ पॉइंट्स है,
जो फेवरेबल है और जो व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, सेम वास्तु का सेम न्यूमरोलॉजी। अभी एग्जांपल न्यूमरोलॉजी, कोई व्यक्ति को पहले नहीं, मैं आपको ये बताऊं, पहले सबसे पहले जान लेना क्या जरूरी है मालूम है, कि मेरे लिए कौन सा बिजनेस सुटेबल है या कौन सा बिजनेस सुटेबल नहीं। अगर फाइनेंशियल उसका प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले बिजनेस है, फिर जॉब। मुझे लगता है आप फिर सेकंड वही मैं बोल रहा था कि मेरे लिए बिजनेस सुटेबल है या जॉब सुटेबल है। मतलब ऐसा भी होता है कुछ लोगों के लिए बिजनेस सुटेबल नहीं होता है, जॉब सुटेबल होता है, और उल्टा वही। डेफिनेटली होता है। इसका एक बहुत अच्छा बात मैं पहले आपको बताऊंगा। एक होती है हमारी कर्मभूमि और एक होती है हमारी जन्मभूमि। राइट। कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है कि उनको जो सक्सेस मिलता है करियर में, जॉब करना बिजनेस करना वो बात की बात है, लेकिन करियर में जो सक्सेस मिलता है वो जन्मभूमि पर ही मिलता है। यानी जहां पर जन्म हुआ है वही प्लेस पे उसको रहना है, मतलब वो सिटी में या वो स्टेट में रहना है कम से कम। लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है कि उनको जन्म स्थान से दूर जाने के बाद ही रिजल्ट मिलता है, तभी उनको सक्सेस मिलेगा। यानी उनकी जो जन्मभूमि है उनसे उनकी कर्मभूमि अलग होगी, तभी उनको रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, उनका बॉर्न है दिल्ली का, सक्सेस मिला मुंबई में। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है, ये तो एक शॉर्ट में मैंने बता दिया। आपने भी आपके आजू बाजू में ऐसे देखे होंगे, भाई पुणे में रह रहा था तब तक ग्रोथ नहीं था, मुंबई चला गया ग्रोथ हो गया, या फॉरेन चला गया ग्रोथ हो गया। रिवर्स भी होता है, फॉरेन था तब तक अच्छा था, इंडिया में आया तो हालत खराब हो गई। तो ये सारी चीजें होती है। तो पहले ये जान लेना जरूरी है कि मेरे लिए कर्मभूमि, मेरी जन्मभूमि है वही फेवरेबल है या फिर मेरी कर्मभूमि और कोई होनी चाहिए। पहले ये चीज हो गई। उसके बाद में आता है कि जो कोई भी मेरा कर्मभूमि या जन्मभूमि मेरे लिए जो भी फेवरेबल है, उसमें मुझे करना क्या है, बिजनेस करना है या जॉब करना है, या फिर कमीशन का काम करना है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करनी है। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग एक्टिविटी होती है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये गाइड करता हूँ कि आपके लिए इंडस्ट्री कौन सी सुटेबल है। इंडस्ट्री सुटेबल है वो बता दी, उसके बाद में आपको करना क्या है, जॉब करना है, बिजनेस करना है। कभी कभी ऐसा होता है, देखो कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर सालों तक बिजनेस करते हैं, बाद में जॉब पे चले जाते हैं। राइट। देखा होगा। कुछ लोग 10-15 साल जॉब करने के बाद में बिजनेस में चले जाते हैं। कुछ लोग कुछ सालों तक डायमंड इंडस्ट्री में काम करते हैं और उसके बाद में वो लोग रियल एस्टेट में चले जाते हैं। और मेरा ही एग्जाम्पल देख लो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया, एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री में आ गया। तो ये सब चेंजेस होते हैं। तो ये सब हम कुंडली से पता लगा सकते हैं। अच्छा। फेवरेबल इंडस्ट्री कौन सी है और वो इंडस्ट्री जो फेवरेबल है कितने समय तक फेवरेबल है वो भी हम बता सकते हैं। तो हम उसको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। तो ये गाइड हो गया। फिर दूसरा जो मैंने क्रिकेट की पिच वाला एग्जांपल दिया कि आपने ये तो पता लगा लिया इंडस्ट्री कौन सी फेवरेबल है, उसमें क्या करना है। जो घर में रह रहे हो, क्या वो घर आपको सपोर्ट कर रहा है, वो पिच आपको सपोर्ट कर रही है, वो ऑफिस आपको सपोर्ट कर रही है। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रही है तो उसको सपोर्ट लायक बना दो। वास्तु के जो प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल रेमेडीज करके, हाँ वो उठ पटांग रेमेडीज नहीं, लॉजिकल प्रैक्टिकल करके उसको सपोर्टिव बना लो। और न्यूमरोलॉजी कहां पर काम आएगा, मान लो आपके कुंडली में बिजनेस फेवरेबल है। अब न्यूमरोलॉजी की सबसे अच्छी बात जो है वो क्या है, न्यूमरोलॉजी आपको कौन सा नाम रखना, आपके नाम का स्पेलिंग क्या होना चाहिए, अच्छा, आपकी कंपनी का स्पेलिंग क्या होना चाहिए, आपके कंपनी का लोगो कैसा होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, वो सारा न्यूमरोलॉजी। खैर कलर तो एस्ट्रोलॉजी से भी पता लगा सकता है, इनफैक्ट वो डिटेल में पता लगा सकते हैं। बट एस्ट्रोलॉजी से मान लो मैंने राशि पता लगा ली कि आपकी कंपनी का नाम ये राशि के ऊपर से होना चाहिए। अब वो राशि के ऊपर से जो नाम आया उसका स्पेलिंग क्या होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी बता सकता है। वो वास्तु के पास नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी के पास नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, अभी इन शॉर्ट बता दूं, पहले कौन सी इंडस्ट्री है वो फाइंड आउट करो, उसके पहले जन्मभूमि कर्मभूमि, फिर इंडस्ट्री फाइंड आउट करो, इंडस्ट्री में क्या एक्टिविटी करनी है वो फाइंड आउट करो, घर वास्तु फेवरेबल है नहीं है तो फेवरेबल बना दो, और नाम स्पेलिंग ये सारी चीजों को अलाइन कर दो, काम करो, सक्सेस मिलना ही मिलना है। आपको एक और बात बताता हूँ, अभी फिलहाल बहुत कम लोग जानते होंगे, मेरा जो अभी नाम है श्रेष्ठ शाह, मेरा पहले नाम था सौरभ शाह। अच्छा। मैंने मेरा पूरा का पूरा नाम ही चेंज किया हुआ है, लेकिन जो न्यूमरोलॉजिस्ट ने मुझे बताया था उसने मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं बताया था। तो मैं नाम चेंज करके बैठ गया और राह देखते रहा मेरा कब अच्छा टाइम आएगा, कब अच्छा टाइम आएगा, कब अच्छा टाइम आएगा। जब मेरी कुंडली में दशा चेंज हुई तब मेरा अच्छा टाइम आया। नाम तो वो टाइम पे भी बदली कर लिया था। तो कहने का मतलब एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी काम करता है, और नाम चेंज कर भी लो तो भी कब रिजल्ट मिलेगा वो एक्यूरेटली एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है। और वास्तु जो है वो वास्तु कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। वास्तु क्या काम करता है, वास्तु हमारे घर में या ऑफिस में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का काम करता है। पॉजिटिव एनर्जी क्या काम करती है, हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाती है।
पॉजिटिव थॉट से क्या होता है, हमारी एक्शन पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। और हमारी एक्शन पॉजिटिव होने से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ट्रू। वास्तु ये काम करता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, वास्तु करवा ली और सब कुछ ठीक हो गया। इंडिया के नंबर 1 कंसल्टेशन के पास, मतलब इंडिया के नंबर 1 वास्तु कंसल्टेंट के पास वास्तु करवा लिया, अब बैठा हूं आराम से, होगा क्या ग्रोथ? नहीं होगा। नहीं होगा। जो कुंडली बता रही है उस हिसाब से काम करो, वास्तु फेवरेबल करो, न्यूमरोलॉजी का जो प्लस पॉइंट है उसको फेवरेबल करो, रिजल्ट मिल जाएगा, गारंटी मिलेगा। करेक्ट। नो डाउट एफर्ट्स तो लगाने ही लगाने हैं। मेरे पास जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु सीखने के लिए स्टूडेंट आते हैं ना, मैं उनको यही चीज समझाता हूँ कि 25% के 4 कॉम्बिनेशन है। 25% एस्ट्रोलॉजी, 25 वास्तु, 25 न्यूमरोलॉजी और 25% में अपनी खुद की एफर्ट्स, अपनी खुद की स्किल। राइट। एफर्ट्स कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस डेवलप करने के लिए जो स्किल चाहिए, जैसे आज आपका ये हम लोग आपके स्टूडियो में बैठे हैं, आप काम कर रहे हो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, उसके अंदर पॉडकास्ट की जो स्किल, जो एबिलिटी होनी चाहिए वो आप डेवलप नहीं करोगे, लेकिन आप मुझसे वास्तु करवा लोगे, बिजनेस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो आपके बिजनेस के लिए जो लेटेस्ट टेक्निक चाहिए, जो लेटेस्ट स्किल चाहिए, वो तो आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी। अब वो किया है और बाकी दिन में नहीं है तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब 4 का 25% है, जिसमें से जो चीज नहीं की है उतना टका डाउन हो जाएगा। करेक्ट। और 4 फॉलो किया है तो समय के चलते रिजल्ट मिलना ही मिलना है। समय के चलते, मैं जो बोला वो ध्यान रखना, रातों रात नहीं होगा, समय के चलते रिजल्ट मिलना है, लेकिन मिलना है वो तय है। सर मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि आपके कोई सक्सेस स्टोरीज मुझे बताइए। तो कोई ऐसा क्लाइंट है जिसके साथ में आपने काम किया है या फिर उसको आपने कंसल्ट किया है, गाइड किया है और उसकी लाइफ चेंज हो चुकी है, ऐसा कोई एग्जांपल? जी, लाइफ चेंज हो चुकी है और सक्सेस भी मिला है। मेरे एक क्लाइंट के, जो क्लाइंट मेरे साथ LIC से जुड़े हुए थे, अच्छा, उन्होंने मुझे फिर ऑफिस के लिए बुलाया, उनके ऑफिस का वास्तु किया। मैंने उनके ऑफिस का वास्तु किया, नई ऑफिस, उसमें उनको अच्छा रिजल्ट मिला, फिर उन्होंने नई ऑफिस ली, उसका मैंने वास्तु किया और उनके घर का वास्तु किया, तो उनको 3 केस में अच्छा रिजल्ट मिला। अब उन्होंने फिर मुझे एक रेफरेंस दिया, जिनका रेफरेंस दिया वो हमारे मुंबई के एक्स कॉर्पोरेटर थे, पॉलिटिशियन थे, अभी है, क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुए उसमें उन्होंने जीत हासिल की और उसमें उनको बेस्ट का चेयरमैनशिप भी मिला, उनको जो BEST है उसका चेयरमैनशिप भी मिला। और भगवान की कृपा से उनके घर का वास्तु करने का और उनकी कुंडली का प्रेडिक्शन करने का मौका मुझे मिला था, वो मैंने किया था और उसके बाद में उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मेरे पास आए, उसके पहले क्या था वो मैं बताता हूँ। पहले वो 3 बार इलेक्शन जीते थे, फिर बीच में एक, मतलब 5 साल का एक समय ऐसा आया जब वो इलेक्शन हार गए और इलेक्शन हार गए, और उसके बाद में वो जो बीच में जो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था बीजेपी का और शिवसेना का, वो सब में, तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया। तो वो जो इलेक्शन हार गए, वो क्यों हार गए थे? वो एक घर उन्होंने चेंज किया था। अच्छा। वो घर में गए और फिर वो इलेक्शन हार गए, तो और उस साथ में उनको और भी तकलीफें आई। फिर उन्होंने घर चेंज किया बट कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब वो इस तरीके से परेशान थे और उसके अंदर फिर ये टाइम आया कि अब उनको इलेक्शन जीतना था और उनको अपनी और भी पैसे उनके फंसे थे, वो सारी चीजें उनको अपनी रेक्टिफाई करनी थी, उसको सुधारना था और उसमें अच्छा रिजल्ट चाहिए था। तो ये क्लाइंट ने मुझे इनके पास भेजा था। फिर मैंने जब इनके घर का वास्तु किया, उनको मैंने कुछ वास्तु की रेमेडीज सजेस्ट की। सबसे पहला उनका जो पैसा फंसा था वो उनको आना शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, वो शिवसेना में है और उन्होंने बाकायदा अपना एक अच्छा सा बढ़िया सा टेस्टिमोनी भी दिया है, जो मैंने हमेशा मेरे फेसबुक के ऊपर और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने अपलोड किया है। तो ये उनका टेस्टिमोनी था, तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। तो आए थे तब वो बहुत परेशानी में थे और उसके बाद में उनके घर का वास्तु किया तो उनको अच्छा रिजल्ट मिला। उनको मैंने कुंडली से भी गाइड किया था और ये भी समझाया था कि मैडम ये मैं वास्तु कर रहा हूँ तो खाली ये मत समझ लेना कि खाली वास्तु से ही आपको रिजल्ट मिलेगा और खाली वास्तु करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में जीतना ही है, आप ये मत समझिएगा। वास्तु का पर्पस ओवरऑल है, पैसे की रिकवरी करना। आपके घर में आपका पोता है तो उसका अच्छे से पढ़ाई हो जाए, आपके लड़के का करियर अच्छा चल जाए और साथ में आप इलेक्शन भी जीतो और आपको पद भी मिले। लेकिन अगर इलेक्शन ऐसे कोई समय पे हुआ कि जब आपकी कुंडली, आपके स्टार आपके फेवर में नहीं है, तो वो टाइम पे इलेक्शन जीतने की पॉसिबिलिटीज कम रहेगी। आपको फिर वो टाइम पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सुरेश भाई आपने तो पैसा ले लिया, वास्तु कर दिया और मुझे रिजल्ट नहीं मिला। हम रिजल्ट सिर्फ एक के लिए नहीं कर रहे, हम ये सारी चीजों के लिए कर रहे हैं। लेकिन उतना जरूर है कि इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आप इलेक्शन जीतोगे या नहीं जीतोगे। और वो टाइम पे जब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई तो मैंने सारा कुंडली का एनालिसिस करके मैंने उनको बता दिया था कि इलेक्शन जीतने के आपके पूरे योग है, आप अपने हिसाब से पूरा मेहनत करिए, जोर लगाइए
क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ योग है, मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं कोई गारंटी या ऐसे कुछ बोलूँ। तो मैं योग पूरे दिख रहे मैडम, आप मेहनत कीजिए, आप अपना काम कीजिए और ईश्वर की कृपा रही तो आपको रिजल्ट मिले। और उनको रिजल्ट मिला, इलेक्शन भी जीते, पद भी मिला और उनको बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। इतने अच्छे लेवल पे है वो मैडम, मुझे उनको खास आज याद करने का मन होता है कि जनरली वास्तु से, एस्ट्रोलॉजी से रिजल्ट मिलने के बाद लोग भूल जाते हैं। हाँ। बट ये मैडम ने हमको याद रखा और उन्होंने मुझे अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया एक बार, और दोबारा उन्होंने बार रेस्टोरेंट में खाना खिलाया और पूरे उनके फैमिली मेंबर्स आए थे। और उतना ही नहीं, मैडम खुद भी आए थे। अब आप सोचो, एक कॉर्पोरेटर है, एक पद मिला है, वो व्यक्ति मेरे साथ एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना करे, कितना डाउन टू अर्थ। ग्रेट। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसे बहुत है बट अभी मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, ऐसे बहुत एक्सपीरियंस। समझा। अब मुझे थोड़ा सा सर आपके बारे में ये समझना है, मैं आपका हाथ देख रहा हूँ, आपके हाथ में कोई भी स्टोन नहीं है, आपने कोई भी अंगूठी नहीं पहनी है, आपके गले में भी कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, तो ये क्या है? मैं जब भी किसी भी वास्तु वाले से मिलता हूँ, एस्ट्रोलॉजर से मिलता हूँ, 5 हाथों में 5 अंगूठियां होती है, ये हाथ कम पड़ जाते हैं तो इसी अल्लाह दूसरे वाले हाथ में भी गले में 4-5 मालाएं होती है। आप नहीं मानते हो इसमें? अब मैं पहनता क्यों नहीं हूँ, देखो ये अंगूठी का एक्सेप्शन आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये वाइफ ने दी हुई है, एंगेजमेंट रिंग है, इसका और एस्ट्रोलॉजी का कोई लेना नहीं है। ये नहीं पहना तो मेरे 9 के 9 ग्रह घूम जाएंगे, उतनी गारंटी है। बिल्कुल। तो ये तो ऑप्शन आप छोड़िए, बराबर है। मैं क्यों नहीं पहनता हूँ, क्योंकि जब मेरा एक वक्त बुरा था, वो टाइम पे मैंने भी बहुत एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट किया था, कुछ वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट किया था। उसमें से एक एस्ट्रोलॉजर ने वो टाइम पे मुझे बताया था कि आपका ये ऐसा ऐसा चल रहा है, वो जात का सब बताया था। अपने को तो पल्ले पड़ता नहीं है, इन शॉर्ट समझ में आता है कि खराब वक्त चल रहा है, इसमें से बाहर निकल का रास्ता बताओ। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला आपको सूर्य का माणिक रंग न रत्न पहनना पड़ेगा, नंग, और उसकी अंगूठी पहननी पड़ेगी। ठीक है। अब देखो क्या है कि मरता क्या नहीं करता, डूबते को तिनके का सहारा। मेरी इतनी हालत खराब थी, इतनी परिस्थिति खराब थी, मुझे तो कुछ रास्ता चाहिए था बाहर निकलने का। और वो टाइम पे लिटरली कर्जे में डूबा हुआ था, मैं खुद कर्जे में डूबा हुआ था, बिजनेस का कुछ ठिकाना नहीं था। फिर भी आप नहीं मानोगे गणेश जी, वो टाइम पे, आज से ये 20-22 साल पहले की बात है, मैंने 20,000 रुपया उधारी लेकर वो नंग लिया और वो महाराज को पैसा दिया, और उन्होंने जो नंग दिया, रत्न का जो अंगूठी दिया, वो मैंने पहना। वो समय पे इतना कर्जे में था, इतनी तकलीफ में था, फिर भी भाई 20,000 देने से और नंग पहनने से मेरा कुछ भला होता है तो हो जाए। लेकिन फैक्ट ये है, वो रत्न वाली अंगूठी पहनने के बाद उल्टा मेरा नुकसान ज्यादा हुआ। अच्छा। उल्टा मेरी तकलीफ बढ़ गई। कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान बढ़ गया, उल्टी मेरी तकलीफें बढ़ गई। और लिटरली महीने 2 महीने में मुझे एहसास हुआ, आप नहीं मानोगे, वो परिस्थिति में भी मैंने वो अंगूठी निकाल के फेंक दी, लिटरली मैंने फेंक दी, समंदर में फेंक दी। तो कुछ उसका रिजल्ट मिलता नहीं है, मैंने खुद ने देखा है। प्लस मेरे पास अभी लगभग 2500 से ज्यादा मैं कंसल्टेशन कर चुका हूँ। उसमें कई क्लाइंट ऐसे आए हैं जिनको रत्न पहनने के बाद या अंगूठी पहनने के बाद रिजल्ट नहीं मिला है। और मैं तो पूछता हूँ, ये कितने टाइम से पहन रहे हो, किसने सजेस्ट किया? वो सजेस्ट किया हो तो ठीक है, कितने टाइम से पहन रहे हो, क्या रिजल्ट मिला? मैक्सिमम लोगों का आंसर होता है कोई रिजल्ट नहीं। कुछ लोगों का आंसर ये होता है, शुरू में 1-2 महीना अच्छा लगा, फिर वो हो गया, फिर वापस जैसा था वैसा हो गया। जब तक हमारी दशा फेवरेबल नहीं है, तब तक ये सारी चीजें काम नहीं करने वाली है। इसके लिए मैं ना तो पहनता हूँ ना तो पहनाता हूँ। ठीक है। एक और चीज मुझे आपसे समझनी है, बहुत सारे लोगों को लगता है शनि की 7.5 होती है। सच में शनि की 7.5 होती है, उस समय तक कुछ अच्छा नहीं होता है, क्या है ये 7.5? देखिए, शनि की 7.5 लोगों को डराने का एक जरिया है। वास्तु में कोई ऐसी चीज नहीं है 7.5 वगैरह? वास्तु में तो आता ही नहीं है। शनि की 7.5 जो है वो एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है। शनि की 7.5 जैसा कुछ होता ही नहीं है। 7.5 हमेशा खराब होती है, हमेशा बर्बाद करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने बैठा है। मेरी खुद की अभी शनि की 7.5 चल रही है। अच्छा। शनि की 7.5 का मेरा 3रा फेज चल रहा है। भगवान की कृपा से, मेरे कुल देवी जी की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से शनि की 7.5 में ही मैंने 2 प्रॉपर्टी ली, और 2 प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल, 1 प्रॉपर्टी कॉमर्शियल। और भगवान की कृपा से आज सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है। आपके सामने पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बिजनेस अच्छा चल रहा है। काहे की शनि की 7.5? जो सारा खेल है वो हमारी दशाओं का खेल है। अगर उस समय पे हमारी दशा खराब है
तो डेफिनेटली मुझे रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। फिर शनि की साढ़े साथी चल रही हो या नहीं चल रही हो, कोई लेना देना नहीं। लेकिन खाली शनि की साढ़े साथी खराब है ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को डराने का धंधा है, बेवकूफ बनाने का धंधा है, और उससे पैसे कमाने का एक जरिया है। और मतलब इसका मतलब ये है कि अगर शनि की साढ़े साथी भी हो तो भी हम उसमें अच्छा कर सकते हैं, करियर में अच्छा ग्रोथ हो सकता है, ये सब हो सकता है। बहुत राइज करते हैं लोग शनि की साढ़े साथी में, बहुत राइज करते हैं। अभी समय की मर्यादा है, नहीं तो आपको एग्जाम्पल भी बताता, बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन इतना समझ लो शनि की साढ़े साथी अच्छी भी होती है, उसमें लोग तरक्की करते हैं, प्रोग्रेस भी करते हैं। ठीक है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर के ही एक और सवाल मेरे मन में है। बहुत लोग काल सर्पदोष, पितृदोष, मंगल दोष इसमें भी मानते हैं। बहुत लोगों का ये कहना होता है मंगल दोष है इसलिए शादी नहीं हो रही है। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। क्या ये भी सही है या फिर इसमें भी कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल सही नहीं है। बेवकूफ बनाने का धंधा है, बार बार बोल रहा हूँ। उल्लू बनाने का, डराने का, बेवकूफ बनाने का धंधा है। जो एस्ट्रोलॉजर को कुछ नहीं आता है ना, खुला बोलता हूँ पब्लिक में, जो एस्ट्रोलॉजर को कुछ नहीं आता है ना, वो फिर ये सब दोष निकालने लग जाता है। ये दोष है, वो दोष है, फलाना है, ढिकना है। कोई दोष ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बाजू है एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पराशरी एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, लेकिन एक बाजू है केपी एस्ट्रोलॉजी। मतलब ये दो अलग अलग पद्धति है। अच्छा, शास्त्र सेम है, पद्धति अलग अलग है। उसी तरीके से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, उसी तरीके से जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, बट खास करके जो एडवांस लेवल के ऊपर जो काम करती है वो है केपी एस्ट्रोलॉजी आज के जमाने में। तो जो केपी एस्ट्रोलॉजी है ना, उसके अंदर कोई ऐसा योग ही नहीं है, फिर भी एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, फिर भी एक्यूरेसी से प्रेडिक्शन होता है। अब ये दोष ही अगर बर्बाद करने वाले होते तो फिर नहीं होना चाहिए था। एक एस्ट्रोलॉजी में है, एक में नहीं है। जिसमें नहीं है उससे उल्टा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। केपी एस्ट्रोलॉजी से बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखिए, दोनों घूम फिर के बात तो एक ही करते हैं, लेकिन देखने का तरीका अलग है। केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो 2020 में कह सकता हूँ। अच्छा। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी या पराशरी एस्ट्रोलॉजी जो है वो टेस्ट में या वनडे कह लो। अच्छा। उसके अंदर प्रिडिक्शन के लिए ज्यादा टाइम लगता है। केपी एस्ट्रोलॉजी इंस्टेंट प्रिडिक्शन देती है, एक्यूरेट प्रिडिक्शन देती है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी या वैदिक भी एक्यूरेट देगी, लेकिन बात तो वही होती है, ये दोष जैसा कुछ नहीं है, ये डराने का धंधा है। अब मुझे आप एक बात बताओ, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में मंगल दोष है लेकिन फिर भी शादी अच्छी चल रही है, और बहुत लोग ऐसे हैं मंगल दोष नहीं होने के बाद भी डिवोर्स होता है। फैक्ट है, होता है। लोग गुण मिलाते हैं, 36 गुण, 36 में से 32, 36 में से 29। अरे 36 में से 36 मिलने के बाद भी डिवोर्स हुआ है, होते हैं ऐसे केस है। और 36 में से 12 मिले हैं, 15 मिले हैं, शादी अच्छी चल रही है। कोई लोग तो देखते भी नहीं है आजकल। कुछ लोग तो देखते ही नहीं है, लेकिन चलो देखते नहीं वो बात अलग है, लेकिन जो देखते हैं उसमें भी 36 में से 32, 29 मिलने के बाद डिवोर्स हुआ है, और 36 में से 12, 18 मिलने के बाद अच्छी शादी चलती है। तो जो देखने का पद्धति है ना, वो ये दोष वाली पद्धति है ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ दो ही चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल शादी के लिए 7th हाउस होता है, तो जिस व्यक्ति की कुंडली में 7th हाउस अच्छा होगा उसकी शादी होगी, और 7th हाउस की दशा चलेगी, वो टाइम पे शादी हो जाएगी। अब उसमें ये सब दोष वोष कहाँ से आ गए? कुछ देखने का मतलब ही नहीं है, और ये कुछ होता ही नहीं है। सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी से दे सकता हूँ, प्रूफ भी कर सकता हूँ। आपने प्रेडिक्शन की बात की, तो मुझे एक प्रेडिक्शन बताइए। अभी सोना और चांदी आसमान छू रहा है, मतलब इतने भाव बढ़ गए हैं सोने चांदी के, और बीच में थोड़ा सा करेक्शन भी आया है, बट फिर भी कुछ कम हुआ नहीं है। आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो, सोना चांदी आगे कहां तक जाएगा? सोना चांदी आगे बहुत लंबी समय के घोड़े हैं। आने वाले समय में भयंकर मंदी आने वाली है। शेयर मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश होने वाला है, और जितना ज्यादा शेयर मार्केट क्रैश होगा उतना ज्यादा सोना चांदी बढ़ेगा। जियोपॉलिटिकल भी बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होने वाले हैं जो पूरे विश्व की काया पलट कर देने वाले हैं, और उसमें जो आज की तारीख में महासत्ता है वो महासत्ता का पतन होने वाला है। और जब उसका पतन होगा, नई महासत्ता का जन्म होगा, उसके बीच वाला जो समय होगा, वहां पर सोने चांदी के रेट आज जो है उससे कम से कम डबल होने की पॉसिबिलिटी है, कम से कम। तो बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे जाएंगे। आपको अगर आने वाले समय में सेफ हेवन चाहिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए, रिस्क कम चाहिए, तो सोना चांदी सबसे बेस्ट है। और प्रेडिक्शन की बात निकली है तो ये भी बता दूं कि स्टॉक मार्केट में 31 अक्टूबर 2026 के बाद में शेयर मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश होगा, और लंबे समय तक क्रैश होगा। आज के जमाने में जो जेनजी है उनको एक ही आदत पड़ी हुई है, कोविड के बाद में जो 5 साल में मार्केट चला है, लोगों ने तेजी ही देखी है, लेकिन कभी नहीं देखी हुई ऐसी मंदी 31 अक्टूबर 2026 के बाद में आएगी।
वहां से शुरू होगी और आने वाले 3 से 4 साल मिनिमम वो मंदी चलेगी, बहुत बुरी हालत होगी। 2008 में जिस तरीके से शेयर मार्केट क्रैश हुआ था उससे भी भयंकर तरीके से शेयर मार्केट क्रैश होगा, तो सावधान रहिएगा। मैं कुछ वीडियोस भी बनाता हूं जिसमें एक टाइटल भी है, सावधान रहिए सुखी रहिए। सावधान रहिए सतर्क रहिए होता है, वैसे सावधान रहिए सुखी रहिए। तो बहुत बुरी तरीके से क्रैश होगा और जब ये सारी चीजें होगी, डॉलर का भी पतन होगा, जब ये सारी चीजें होगी तो गोल्ड एंड सिल्वर आगे बढ़ेंगे। शेयर मार्केट में जो भी सट्टा कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, F&O कर रहे हैं, खास उनको मेरा अनुरोध है बिल्कुल ये चीजों से दूर रहिए। इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले भी थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने SIP में पैसा डाला हुआ है। अब आने वाले समय में मान लो आपका वही टाइम है जब आपका पैसा आने वाला है और मार्केट 50% 60% अगर क्रैश हुआ है तो आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। आपके कोई ना कोई गोल होंगे, बच्ची की शादी करनी है, पढ़ाई करने वाला है बेटे को, या जो भी आपके गोल है उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से असर पड़ सकता है। तो बहुत संभालने की जरूरत है, भयंकर मंदी आने वाली है, इवन रियल एस्टेट भी क्रैश होने वाला है। तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आज के डेट में है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर फॉर लॉन्ग टर्म, रातों रात कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए आप बता सकते हो कि 2-3 साल, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए फिर भी सेफ गोल्ड एंड सिल्वर ही कहूंगा मैं। उसके अलावा फिलहाल अभी कुछ नहीं है, फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद आप देख लीजिएगा क्या हालत होती है। बहुत बड़ा आपने प्रेडिक्शन दिया है। और एक कुछ आखिरी में मुझे ना आपसे कुछ रैपिड फायर सवाल पूछना है। मैंने कुछ सवाल निकाले हुए हैं, वो आपसे सवाल पूछूंगा, आपको उसका शॉर्ट में आंसर देना है जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर एक्यूरेट भविष्यवाणी करनी है तो कौन सी एस्ट्रोलॉजी ज्यादा असरदार है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी? ओके। घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए क्या जरूरी है, दीवारें तोड़ना या फिर बिना डिमोलिशन के लॉजिकल उपाय करना? बिना डिमोलिशन के लॉजिकल उपाय करना। शेयर बाजार में मुनाफा कमाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, किस्मत या बेस्ट रिसर्च एंड फंडामेंटल एनालिसिस? दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस्मत को मैं 60% दूंगा और रिसर्च को 40% दूंगा। किस्मत को आप ज्यादा वेटेज दे रहे हो? जी, क्योंकि रिसर्च में जो एक्सपर्ट थे राकेश झुनझुनवाला जी, बराबर नाम सुना होगा। अब राकेश झुनझुनवाला जी को भी लॉस हुआ है, बिल्कुल, मैंने उसके ऊपर पूरा कुंडली का विश्लेषण भी किया हुआ है, उनको भी लॉस हुआ है। अब इतना बड़ा व्यक्ति शेयर मार्केट का, अगर उसको रिसर्च में लॉस हुआ है, जो 90 रिसर्च अच्छे से कर सकता है या 99 अच्छे से कर सकता है, फिर भी 1-2 में मार खाया ना, वो किस्मत का खेल है। करेक्ट। ग्रहों को शांत करने के लिए सही तरीका क्या है, महंगी पूजा या विधि करना या फिर बिना खर्चे वाले प्रैक्टिकल उपाय करना? बिना खर्चे वाले प्रैक्टिकल उपाय करना। एस्ट्रोलॉजी को सफल करियर बनाने के लिए क्या आवश्यक है, शक्तियां होना, जन्मजात शक्तियां होना या फिर सही मेंटोर या फिर लॉजिकल पढ़ाई करना? दोनों। शक्तियां भी होती है, कुछ लोगों के पास अच्छा इंट्यूशन पावर होता है, तो जिसके पास इंट्यूशन पावर नहीं है वो नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। अगर उनका राइट टाइम और राइट दशा आती है तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं। ओके। मांगलिक दोष इंसान को जिंदगी में क्या करना चाहिए? हमेशा बुरा प्रभाव डालता है, मांगलिक दोष हमेशा बुरा प्रभाव डालता है, या फिर इसके नाम पर डर का व्यापार बहुत ज्यादा होता है? डर का व्यापार बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोग मंगल पे जीवन ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग जीवन में मंगल ढूंढते हैं। ओके। वास्तुशास्त्र में सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्या माना जाता है, दिशा वास्तु या फिर देवता वास्तु? दोनों प्रभावशाली है, डिपेंड करता है कि कौन से घर में या कौन से ऑफिस फैक्ट्री में हम कर रहे हैं, उसके ऊपर उसका यूज किया जाता है। तो दोनों प्रभावशाली है। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज आपने डिकोड विद गणेश को इतना अच्छा टाइम दिया और बहुत प्रैक्टिकल आपने बताया। इतना प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता किसी भी एस्ट्रोलॉजर का, किसी भी वास्तु वाले का या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट का स्टडी होगा और इतने एग्जाम्पल के साथ कोई बताता होगा। मैं भी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि सर की एक वेबसाइट है, सर का यूट्यूब चैनल है, सर का इंस्टाग्राम हैंडल है, वो वहाँ पर डेली कंटेंट डालते हैं। और अभी तो आपने बस 1 घंटे का कंटेंट देखा है, आपको समझ में आ गया होगा सर का अभ्यास क्या है, सर का स्टडी क्या है, रिसर्च क्या है। आप एक बार उनका चैनल डेफिनेटली विजिट कीजिएगा। मैं उनका चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। प्लस और अगर आपको और ज़्यादा दिलचस्पी है, आप सीखना चाह रहे हो, आप उनके स्टूडेंट बनना चाह रहे हो, तो सर आपको गाइड भी कर सकते हैं। उसके भी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सर हमारे स्टूडेंट्स को जो भी पॉडकास्ट के थ्रू आएगा, आप उनको अच्छे से गाइड कीजिएगा और उनको समझाइएगा कि वास्तु एस्ट्रोलॉजी क्या है इस बारे में। डेफिनेटली जितना मेरे पास अभी भी ऑलरेडी जो स्टूडेंट है ना,
तो जब भी मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है तो मैंने उस दिन तक जितना सीखा हुआ होता है वो मैं सारा उनको पास ऑन कर देता हूँ। मैं मेरे पास कुछ छुपा के रखना, बचा के रखना, उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। और जैसे आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहा, वैसे मेरा फेसबुक भी है। ग्रेट। और फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर भी मैं सारे मेरा कंटेंट डालते रहता मैं हूँ। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आकर के आपको लोग फॉलो करेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनके भी सवाल प्लीज उनको दीजिएगा, ताकि लोगों को उनकी जिंदगी में कुछ राहत मिल जाए, प्रॉब्लम्स में, कठिनाइयों में राहत मिल जाए। डेफिनेटली। और गणेश जी, मैं भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कहते हैं कि हर अच्छे काम की शुरुआत गणेश जी से करनी चाहिए, और मेरी भी एक अच्छे काम की शुरुआत आज आप ही से हो रही है, गणेश जी से ही हो रही है। मेरे सामने गणेश जी बैठे हैं, तो थैंक यू सो मच। आपने भी टाइम निकाला आपका, और मुझे ये समय दिया पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच सर। Yes, थैंक यू। most